ऑलरेडी सी, हमारा आज का टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। ठीक है, तो कुछ मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया है, उधर हम बाद में जाएंगे। सी, फॉर एवरी बिजनेस there are two aspects. One is income or revenue receipt. One is receipt and second one is expenditure. एक में पैसा आता है, दूसरे में पैसा जाता है। ठीक है, so how to differentiate between what our income is actually, in the sense कैसे हम उस रिसिप्ट को डिफ्रेंशिएट करें कि हमारा एक्चुअल इनकम जो बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है वो है, और कौन सा जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता बट डन वंस इन अ वाइल, कभी कभी, जिससे बिजनेस का और ग्रोथ हो सके। ठीक है, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल, मैं फिलहाल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर में कैसे है कि कुछ खर्चे आप जैसे कि मोबाइल ले रहे हो, ठीक है, तो मोबाइल ले रहे हो तो वो आप क्या हर महीने या साल में एक दो बार लेते हो। ठीक है, नॉर्मल केस में बोल रहा हूँ, कुछ अभी घूम गया वगैरह कुछ हुआ तो उस केस में तो अलग बात है। ठीक है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, सो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स में तो आप जो मोबाइल लेते हो, ठीक है ना, वो 2 साल चले 3 साल चले, इस माइंडसेट के साथ जाके लेते हो। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दो जहाँ पे मतलब लोग देखते कि फंक्शन के बेस पे लेते हैं फिर चेंज करते रहते हैं। मैं नॉर्मल लोग की बात कर रहा हूँ, मतलब अब नॉर्मल ऐसे नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ जैसे यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो आप कुछ खर्चा करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि वो कम से कम 2 से 3 साल चले, ये एक्सपेंडिचर। और दूसरा एक्सपेंडिचर लो जहाँ पे आप डे टू डे खर्चे करते हैं, जैसे खाना हुआ, घर के राशन हुए वगैरह सब। दोनों एक्सपेंडिचर में फ़र्क है कि नहीं है? दोनों एक्सपेंडिचर में फ़र्क है। घर में टीवी ली, ठीक है, गाड़ी ली और घर का राशन भरा, दोनों में फ़र्क है। सिमिलर वाइज बिजनेस में भी क्या होता है, जो वो खर्चा करता है, एक होता है जो वो कभी कभी करता है, दूसरा होता है जो वो रिकरिंग नेचर में बार बार करता रहता है। तो इन दोनों खर्चे को किस तरीके से अलग करें, ये कैसे अलग हैं, वही हम सीखने वाले हैं खर्चों में, एक्सपेंडिचर में। सिमिलर वाइज रिसिप्ट में, कि जो पैसा आ रहा है वो कैसे अलग है। एक मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है, एक वंस इन अ वाइल में करता हूँ। तो वही सब हम सीखने वाले हैं अपने इस टॉपिक में। ठीक है, और ये ज़रूरी क्यों है? फिलहाल इसकी ज़रूरत ये है कि जब बिजनेस होता है तो कई खर्चे ऐसे होते हैं, तो हमें क्या करना है उस खर्चे का, कि भाई या तो पीएनएल में डालना है, ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, या तो फिर उसको ले जाकर एसेट आई मीन बैलेंस शीट में डालना है, किधर डालना है, वो कैसे नेचर का खर्चा है। क्योंकि खर्चे ऐसे ऐसे रहेंगे, कुछ छोटे छोटे अमाउंट रहेंगे, कुछ बड़े बड़े अमाउंट रहेंगे, तो हमारे प्रॉफिट में बहुत इम्पैक्ट गिरेगा। ठीक है, सो उन्हें कैसे हम ट्रीट करें, इसी के लिए टॉपिक है। सेम अप्लाइज टू इनकम ऑल्सो। ठीक है, सो कैपिटल एंड रेवेन्यू, ओके ना। कैपिटल में कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो सबसे पहले हम उठाएंगे अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो first we'll start with capital expenditure. Okay, see, capital expenditure are those type of expenditure, are those expenditure which will give benefit over the course of more than one account
more than one accounting period. Now what is accounting period or operating cycle? See, accounting period आप जानते हो क्या है, दो तरीके में बटे हैं, एक अपना फाइनेंशियल ईयर जिसे हम बोलते हैं, दूसरा कैलेंडर ईयर, करेंट ईयर नहीं कैलेंडर ईयर. Financial year starts from 1st April, ends with 31st of March, whereas calendar year starts with 1st of Jan, ends with 31st of December. Okay, now what we generally follow and has to follow is this financial year. ठीक है ना, so that will become our accounting period. तो यहाँ पे जो बोला है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर उस तरीके का एक्सपेंडिचर है जिसको करने के वजह से हमें बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट विल लास्ट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. अब ये तो हो गया सेंटेंस, इसका मतलब क्या है उदाहरण से समझाता हूं. एग्जाम्पल, परचेज ऑफ एसेट like machinery, land, building, etc etc. ठीक है, तो देखो मशीन, लैंड, बिल्डिंग जिसको आप एसेट में ट्रीट करते हो, कहाँ पे ट्रीट करते हो, एसेट में डालते हो, फिक्स एसेट में डालते हो. तो फिक्स एसेट में जो डालते हो आप, क्या मुझे बताओ आपने जो खर्चा कर दिया क्या वो बार बार करते हो? नहीं करते हो. क्या बार बार करते हो? नहीं करते हो. ठीक है, नॉन रिकरिंग, या नॉन रिकरिंग लिखना गलत हो जाएगा. क्या बार बार करते हो आप? नहीं करते हो. उसको कभी वंस इन अ वाइल करते हो. कब करते हो? वंस इन अ वाइल. ठीक है, तो जैसे मुझे मशीन चाहिए, इंडस्ट्री सेटअप किया, मशीन सेटअप करना, तो मशीन खरीदा. अब वो मशीन खरीद लिया, खर्चा कर दिया. अब हम इस पे आते हैं कि विच विल गिव बेनिफिट ओवर द कोर्स ऑफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. इसका मतलब ये है कि अब जो मशीन चल रही है, प्रोडक्शन बोलते हैं हम, प्रोडक्शन उसी मशीन के थ्रू करेंगे. क्या वो मशीन क्या सिर्फ एक दिन के लिए? नहीं. एक साल के लिए? नहीं. मशीन सेटअप बड़ी बड़ी होती है, उनको करके एक से ज़्यादा साल तक, 2 साल 3 साल तक चलता है. ठीक है, तो ऐसी मशीनें अभी हमें प्रोडक्शन का काम दे रही है कि नहीं दे रही है? हम प्रोडक्शन उसी के थ्रू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो हमें वो बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है. करेक्ट. लैंड में मैंने अपना इंडस्ट्री सेटअप किया, क्या वो 1-2 महीने के लिए सेटअप करता हूँ क्या? कहीं सालों सालों से सेटअप है. अब वो लैंड बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हमारे बिजनेस के लिए दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हमारी मशीनें वहाँ सेटअप है, हमारा ऑपरेशन वहाँ सेटअप है, हम काम वहाँ पे कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड, एक बार खर्चा कर दिया, उसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टाइम तक मिलते रहेगा या मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर तक मिलते रहेगा, उसको मैं बोलूँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या बोलूँगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विल नॉट रिकर फ्रीक्वेंटली. ठीक है, will not recur frequently. दिस ऐसे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, बार बार नहीं होता, कोई बार बार नहीं करता. आप जैसे कि कंपनी बार बार मशीनरी नहीं खरीदेगी. ठीक है, क्योंकि वो कुछ कम दामों में नहीं मिलते, अच्छे ज़्यादा दाम में होता है, और कम दाम में मिल भी जाए तो भी मशीन तो मशीन है. ज्यादा लेके क्या वो प्रोडक्ट हो ना जिसको आप बेचने वाले. समझ में आ रहा है? इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ मशीन वेयर प्रोडक्ट आर मेड. इट्स अ फैसिलिटी वेयर प्रोडक्ट्स आर मेड. अंडरस्टूड? सो वॉट एवर एक्सपेंडिचर विच गिव्स यू बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड विल बी टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. एग्जाम्पल, मशीन परचेज किया, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है. अब ये इन्वेस्टमेंट्स ना लॉन्ग टर्म नेचर के रहने से,
लॉन्ग टर्म नेचर के, ठीक है, या लॉन्ग टर्म नेचर का हो या शॉर्ट टर्म नेचर का भी। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और क्या है, परचेज ऑफ एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हुआ। सो दीज आर द एक्सपेंडिचर। अभी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, उससे या तो हमें कुछ रिटर्न्स में कुछ आते हैं, जैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिया गोल्ड में, मैंने इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ हो तो फिक्स एसेट ये सब में आ गया, इन्वेस्ट कर दिया शेयर सिक्योरिटीज़ में, ठीक है, करके बैठ गया मैं या कर दिया। अब उससे मुझे क्या रिटर्न आएगा, डिविडेंड आएगा, ठीक है। किसी को लोन दिया है तो मुझे उससे इंटरेस्ट आएगा वगैरह सब। अब क्या है, मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रहता तो इसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता, ठीक है। सो वॉट एवर इट इज, इट्स नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ दिस मे बी परचेज ऑफ एसेट एंड ऑल दैट इज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ओनली, बट जो नॉर्मल जिसे हम कहते हैं कि प्रोडक्शन किया, सेल किया, प्रोडक्शन किया, ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये भी इन्वेस्टमेंट भी क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो एक बार कर दे तो आप बार बार नहीं करते हो, ठीक है, कि मैं बार बार करते रहे। जो अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ वो अमाउंट का रोटेशन अलग है कि परचेज सेल किया, रोटेशन अलग है, बट अमाउंट जो आप डालते हो एक बार मार्केट में लेके जाते हो, ठीक है, तो फिर से अलग से पूलिंग करके नहीं लाते, उसी में आप रोटेट करते हो और इसका बेनिफिट आपको या तो इंटरेस्ट के रूप में या तो डिविडेंड के रूप में मिलते रहता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो परचेज एंड एसेट्स एंड ऑल दैट। सो टेक्निकली मैं बात करूं तो जो भी आपके अदर देन करंट एसेट में जो डील करता है ना, अदर देन करंट एसेट में, अदर देन करंट एसेट, वो चीज़ें क्या आ जाती है, इसमें आ जाती है। जैसे कि आपका डेटर ले लो, कैश बैंक ले लो, स्टॉक ले लो, वो सब चीज़ें इसमें नहीं आती क्योंकि वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं है। समझ में आया, ठीक है। आ जाए रेवेन्यू। अब रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या है, दीज आर दोज expenditure which will give benefit or which will give benefit for only one accounting period, one accounting period, ठीक है। These are the operation of business related expenditure, okay। सो दीज आर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जहाँ पे आपको बिजनेस को ऑपरेट करना है, ठीक है, तो बिजनेस को ऑपरेट करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को ऑपरेट करना है तो परचेज करो, वेजेस एंड ऑल दो, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी भरो, रेंट भरो, सैलरीज दो, ठीक है, वो सब। तो मोर देन वन अकाउंटिंग, अभी सी मैं इधर बोल रहा हूँ जिसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड से नहीं, आपको लग रहा होगा यार इसमें बेनिफिट क्या है, तो खर्चा हो रहा है, बट अगर वो खर्चा आप नहीं करोगे तो आपका इनकम कैसे आएगा, मुझे बताओ आपका इनकम कैसे आएगा। अगर आप परचेज नहीं करोगे तो सेल कैसे करोगे, अगर आप लेबर को पैसे नहीं दोगे तो वो प्रोडक्ट कैसे लेके आएगा, हाँ, अगर आप रेंट नहीं दोगे तो गोडाउन में प्रोडक्ट रखोगे कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं पे करोगे तो see, so these expenditure are need to be done to run the business for operation purpose and whose benefit will not, अभी मैंने रेंट पे किया तो इसका बेनिफिट मुझे सालों तक नहीं मिलेगा, एक महीने का रेंट पे किया उसके बाद फिर अगले महीने फिर आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा नेचर का बिजनेस है, दीज आर, ये नहीं है, ये अलग है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक सेकंड में इसमें आ जाता हूं,
these are recurring kind of expenses. Recurring kind of expenses. एग्जाम्पल ट्रेडिंग के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में जो भी आइटम आते हैं सब ये, जो भी आइटम आते हैं सब ये, ठीक है, लाइक रेंट, सैलरीज, परचेजेस एटसेट्रा, कुछ लिख दिए, रेंट, सैलरीज, परचेजेस एटसेट्रा, ठीक है। सो ठीक है, रेंट, सैलरीज, परचेजेस एटसेट्रा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ना, मैं फिर से थोड़ा पीछे आता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब इनकर होता है ना तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, वो किधर जाके बैठता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर when incurred will go in balance sheet, whereas revenue expenditure will be booked in profit and loss, and this profit and loss मतलब उसमें ट्रेडिंग भी पकड़ लो, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ट्रेडिंग भी पकड़ लेना इसमें, तो उसमें जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है दोनों में फर्क। ये आपको एक साल से ज्यादा बेनिफिट देने वाला नहीं है, खर्चा हुआ फिर से आते रहेगा, वेरएज ये एक्सपेंडिचर आप बार बार नहीं करने वाले, वंस इन अ वाइल, या रिकरिंग नेचर का तो नहीं, फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं रहती, इसको एक बार कर दिया तो इसका बेनिफिट आपको मिलते रहेगा, ठीक है, वेरएज इसको कर दिया तो इसका बेनिफिट सिर्फ वो अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलेगा, उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर से वो खर्चा आएगा, फिर आपको करते रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम आते हैं कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट। जो भी ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ठीक है, उनसे जो अक्वायर किया है आपने असेट को, ठीक है, चलो ऐसे नहीं बोलते, कैपिटल रिसीप्ट उस तरीके का रिसिप्ट है जो आपके जनरल बिजनेस के वजह से नहीं हुआ है, आपके इन जनरल बिजनेस के वजह से नहीं हुआ है। इन जनरल बिजनेस यानी जैसे सेल कर रहा हूँ मैं अपने प्रोडक्ट्स वगैरह, उस नेचर के नहीं हूँ, ठीक है। तो किस नेचर के हैं, बताओ किस नेचर के हैं, किस नेचर के हो सकते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो देख लिया आपने, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट जो है वो these receipts are not generated in the ordinary course of business। हम इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसको समझाने के लिए पहले आ जाओ रेवेन्यू रिसिप्ट पर, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट पे आ जाओ। सो रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट, ठीक है, विच आर जनरेटेड in ordinary course of business। एग्जाम्पल आपका सेल्स, एग्जाम्पल आपका सेल्स, अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम जैसे कि लाइक अदर इनकम में क्या क्या है सॉरी आई एम सॉरी, सेल्स, अदर इनकम, ठीक है। अदर इनकम में क्या क्या आएगा, जैसे कि आपका कमीशन, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव किया आपने, बैंक में इंटरेस्ट मिला, ओके, ठीक है,
या डिबेंचर खरीदे होंगे, आपने डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रखे होंगे, उनसे पैसे आ रहे हैं, या डिविडेंड, ठीक है ना। these all sales, these all things are your ordinary course of business में आते रहते हैं and are recurring nature। कौन से नेचर के? रिकरिंग नेचर के। रिकरिंग नेचर के आते रहते हैं, जैसे सेल करेंगे आएगा, जैसे सेल करेंगे आएगा, ठीक है। तो इनके वजह से क्या डेवलप होता है? इनके वजह से आपका जनरेट होता है करंट एसेट। क्या जनरेट होता है? करंट एसेट। या जनरेट बोलना गलत टर्म हो जाएगा। ये किस में डील करते हैं? करंट एसेट में। कैसे? समझो, मैंने सेल किया, क्रेडिट में सेल किया, ठीक है। तो क्रेडिट में सेल किया तो क्या आएगा? तो जैसे हम सेल करते हैं, तो सेल करते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट में मैंने सेल किया तो उससे क्या जनरेट होता है? डेटर। सेल करेंगे तो कैश आता है, या बैंक, कैश में कैश और बैंक, ठीक है। उससे क्या बढ़ता है? आपका कैश और बैंक, ठीक है। जो सेल करके बच गया है, जो प्रोडक्ट अनसोल्ड है, वो क्या हो जाता है? आपका स्टॉक। तो अल्टीमेटली मेरा कहना है कि रेवेन्यू रिसीव्ड जो है ना, अभी जनरेट करंट एसेट मैंने बोलना गलत है, बट ये रेवेन्यू नेचर वाले आपके करंट एसेट, ये दोनों ही चीज, रेवेन्यू रिसीप्ट लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लो, डील्स विद करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज आर दोज एसेट एंड लाइबिलिटीज which changes during the course of your accounting period regularly, ठीक है। सेल करते रहेंगे, डेटर बढ़ते जाएगा, पेमेंट क्या कम होते जाएगा, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्या आपका एसेट ऐसा चेंज होता है? क्या मैंने एक लैंड ले लिया तो क्या वो चेंज करके बताओ मुझे? खरीद लिया तो खरीद लिया, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? चेंज होने का मतलब है यहाँ पे एडलेस होता रहता है, ठीक है। सो दिस इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट। सो अदर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर योर कैपिटल रिसिप्ट्स। Other than revenue receipts are capital receipts। एग्जाम्पल मैं तब से बोल रहा हूं कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या है, मुझे बताओ। अगर मैंने कोई फिक्स एसेट बेच दी, ठीक है, कोई फिक्स एसेट सेल कर दिया, तो क्या वो ऑर्डिनरी कोर्स है ऑफ बिजनेस है कि मेरा फिक्स एसेट बेचने का? क्या मशीन हम बार बार बेचते हैं? मशीन हम बार बार नहीं बेचते। वो कब बेचते हैं? या तो वो स्क्रैप हो गया है, या तो खराब हो गया है, या तो वो मशीन अब मेरे लिए आउटडेटेड है, तब मैं बेचता हूँ, नहीं तो क्यों बेचूं? तो दैट्स व्हाई दीज रिसिप्ट आर नॉट जनरेटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दैट्स नॉट माय ऑर्डिनरी कोर्स टू सेल माय ऑल द फिक्स एसेट एंड ऑल, ठीक है ना। इट्स नॉट माय ऑर्डिनरी बिजनेस, समझ गए? सो अदर देन रेवेन्यू रिसीप्ट, जो कि रिकरिंग नेचर क्या है, यहां पे क्या है? सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल रेजिंग, कैपिटल रेजिंग। कैपिटल रेजिंग का मतलब है शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, जिससे क्या होता है? आप शेयर इशू करते हो तो शेयर मार्केट में गया और आपको पैसे आता है, पैसे आ रहे हैं, रिसिप्ट है। व्हाट टाइप ऑफ रिसिप्ट? क्या उठा के पीएनएल में डालते हो आप? हाँ, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हो? नहीं, गोज इनटू बैलेंस शीट, गोज इन बैलेंस शीट, ओके ना। ये है। और क्या आप रोज रोज थोड़ा ना शेयर इशू करते हो? Once in a while when you need the money to run your business, understood? So capital raising, loans taking, लोन ले रहे हो आप, ठीक है, लोन ले रहे हो तो लोन भी क्यों? बिजनेस चलाने के लिए लोगे। ये भी किस तरीके का रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट, नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट। क्योंकि अगर ये रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करूंगा तो मुझे तो पीएनएल में डालना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्ड डील्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट? तो वो तो पीएनएल में डालना चाहिए। नहीं, हम किधर डालते हैं? बैलेंस शीट, बिकॉज कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर डेल्ट इन बैलेंस शीट।
बुकिंग किधर होती है? बैलेंस शीट में, क्योंकि लोन आपने लिया है, उसका रीपेमेंट कितने टाइम तक जाता है। प्रिंसिपल पोर्शन को हम पीएनएल में नहीं डालते, हम सिर्फ डालते हैं इंटरेस्ट पोर्शन को। खैर उसमें बाद में आऊंगा। तो इससे समझ में आता है कि रिकरिंग में नहीं है, ये कभी कभार हमारे बिजनेस को बूस्ट अप करने के लिए या मेरे बिजनेस के एंजिलरी चीजों के लिए काम आता है, जैसे सेल वगैरह। इट्स नॉट माय बिजनेस, इट्स जस्ट फॉर मतलब मेरा ऑब्सोल्यूट हो गया तो मैं कर रहा हूँ, जरूरत पड़ी तब कर रहा हूँ, नहीं तो मैं करूंगा भी नहीं इसको। इट्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, ठीक है। सो कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। दिस इज योर टोटल ओवरव्यू ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज इनकम। अब इसके बेस पे आप सम भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे और एक समझाना। अभी इसको देख लो, मैं अभी मिटा रहा हूं, ठीक है। मुझे इतना पार्ट चाहिए, क्योंकि इसके नीचे आपको लिखने कैपिटल रिसिप्ट के नीचे, उसके नीचे वो पार्ट लिख लेना, ठीक है। कंटिन्यूएशन में बोर्ड की कमी है, इसलिए मैं अभी थोड़ा मिटाने वाला, तो एक बार देख लो ताकि आप पॉज करके लिख सको इतना। ठीक है, तो देखो ये पार्ट में मिटा रहा हूं। आप लोग को क्या करना है, इस पार्ट के बाद जो मैं अभी बताने वाला वो लिखना है, तो उसके लिए मैं उसे बॉक्स में डाल दूंगा। अभी आप जो रेवेन्यू में डील करते हैं, रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर, किधर जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। वेरएज कैपिटल में जो डील करते हो वो किधर जाता है, बैलेंस शीट में। लेकिन एक चीज है, जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के वजह से जो भी एसेट आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लायबिलिटीज में नहीं जाती, ये एसेट में जाता है, तो उसके वजह से जो भी एसेट आता है उसको अगर आप बेच रहे हो और उसके वजह से जो रिसिप्ट आता है, क्या आता है, रिसिप्ट आता है, उस रिसिप्ट को हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। एक जैसे कि एग्जांपल है सेल ऑफ एसेट वगैरह, ठीक है। सेल ऑफ एसेट्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज लाइबिलिटी जो डायरेक्टली आता है जैसे कैपिटल रेजिंग, डिबेंचर, वो सब डायरेक्टली लाइबिलिटी में चली जाती है। अब मेरा कहना इधर ये है कि आप जब सेल ऑफ एसेट करते हो, ठीक है ना, सेल ऑफ एसेट करने के बाद भी कुछ पोर्शन को आप उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हो, कुछ पोर्शन को आप उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हो। वो कौन सा पोर्शन है, वो पोर्शन है जहां पे आपका कॉस्ट और उसका रियलाइजेशन, या रियलाइजेशन बोलूं तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंशिएशन के वजह से, ठीक है, कॉस्ट और सेलिंग का जो डिफरेंस रहेगा, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस रहेगा उसको आप उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस रहेगा उसको उठा के आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। अरे ये वही चीज है, जैसे कि 100 रुपए का मेरा मशीन 120 में मैंने बेचा तो 20 रुपए का हुआ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को किधर डालोगे, पीएनएल में। 100 रुपए का मेरा मशीन 80 रुपए में बेचा, 20 रुपए का लॉस, ये लॉस किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब वो क्यों हुआ, वो लॉस को या वो प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों डालते हैं, क्योंकि वो उसी साल में इनकर हुआ, उसके बाद नहीं होने वाला, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में उठा के डाल देते हमारे बिजनेस का प्रॉपर प्रॉफिट कितना हो जानने के लिए। समझ गए, ठीक है ना। क्योंकि देखो उसका भी जो लॉस है उसका क्या इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर आने वाला है, नहीं, उसी साल में उसका इम्पैक्ट आएगा। अगेन विल गिव बेनिफिट्स, नॉट बेनिफिट, यू कांट से इट एज अ बेनिफिट, बट उसका जो इम्पैक्ट उसी साल आएगा और उसी साल में उसे हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे लगा देना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं, उसी बेस में हमें उसे इनकर कर लेना, ठीक है, ओके ना। तो यही मुझे बताना था, ये उसके नीचे लिख लेना। एज वेल एज लोन है, ठीक है, लोन है, लोन। अभी जब आप लोन लेते हो वो तो कैपिटल रिसिप्ट बोलते हो, लेकिन लोन का जब ईएमआई भरते हो तब उसमें से ईएमआई का मतलब होता है उसमें प्रिंसिपल भी रहता है, प्रिंसिपल मतलब जो पैसा आपने रिसीव किया वो वाला अमाउंट, प्लस इंटरेस्ट जो सामने वाला चार्ज करता है आप पर, ठीक है। तो इंटरेस्ट पोर्शन को, कौन से पोर्शन को, इंटरेस्ट पोर्शन को आप रेवेन्यू ट्रीट करते हो, क्योंकि जो लोन लिया है उस पर तो इंटरेस्ट लगते रहेगा, और वो इंटरेस्ट का बेनिफिट
वो इंटरेस्ट का बेनिफिट सिर्फ ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर रहेगा। अब मैं बार बार बेनिफिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सब खर्चा नेसेसरी है टू रन द बिजनेस, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी कहाँ डालोगे आप, पीएनएल में, ठीक है ना। ये दो चीजें बतानी थी, ओके। तो बस अब देख लो, तो इससे पहले पॉज करके कॉपी कर लेना, फिर इसके नीचे लिख देना, ठीक है। सॉरी, ओके। चलो अभी ये तो हो गया टाइप की भाई कैपिटल एंड रेवेन्यू वगैरह सब, बट ये डिसाइड जो किस बेसिस पे होता है ना, उन चीजों को पढ़ते हैं, कंडीशंस। कंडीशंस पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सो considerations for determining capital and revenue expenditure, for determining capital and revenue expenditure, ठीक है। पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? सो अगर उसके बिजनेस में दैट इज if expenses are in ordinary are for ordinary operation, वो क्या हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो क्या हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड, इफ एक्सपेंडिचर are done to boost or improve the business, ठीक है, टू बूस्ट और इम्प्रूव द बिजनेस, ठीक है। एग्जाम्पल अगेन मैं वो बोलूंगा कि भाई आपने एसेट कुछ परचेज किया है, वो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इधर कहने का मतलब है कि भाई आपका नेचर ऑफ बिजनेस देखो ना, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है वही आपका रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल अभी जो फर्नीचर बनाने वाला है, फर्नीचर बेचना उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो अगर वो फर्नीचर बेचेगा तो वो जो पैसे आएंगे वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, और उसके लिए वो बेचने के लिए जो जो खर्चा किया है उसने, परचेजेज एंड ऑल, वुड वगैरह सबका जो भी है, वो डे टू डे का जो भी खर्चा रहेगा वो क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर, करेक्ट। जो ऑर्डिनरी बिजनेस में उसको इनकर करता रहता है खर्चा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेयरएज जो कुछ मुझे बिजनेस में डेवलप करना है, ठीक है, एक्सपांड करना है, जो कि या तो मैं स्टार्टिंग में करता हूँ या कभी और बूस्टअप करने के लिए अलग लाइन खोलने के लिए स्टार्ट करता हूँ, कुल मिला के रिकरिंग नेचर का नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड वंस इन अ वाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो क्या नेचर ऑफ बिजनेस देखो कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और वो ट्रांजैक्शन किस हिसाब से हो रहा है, ओके। सेकंड चीज, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, अगेन रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर वो बार बार आ रहा है, बार बार एक्सपेंडिचर हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो वो आपका क्या है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए हो रहा है या बार बार हो रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप पकड़ोगे। क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बार बार नहीं होता,
अरे आप बार बार कैसे करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होएगा ही नहीं बार बार, वो वंस इन अ वाइल, नॉन रिकरिंग नेचर का, ठीक है। सो रिकरिंग नेचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन रिकरिंग नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन रिकरिंग नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, हाँ ये क्या है बताओ, आपका पर्पस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कभी कभी एग्जाम्पल रिपेयर्स ऑफ मशीन है, तो रिपेयर्स, लेकिन इसमें दो तरीके के रिपेयर्स पकड़े जाएंगे। अगर इफ प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन increased, if productivity of machine increased, ठीक है, ड्यू टू रिपेयर्स, किसके वजह से, रिपेयर्स के वजह से प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन इंक्रीज हो गई जी। कैसे हो गई, पहले वो देता था अर्लियर 100 यूनिट बनाता था, आफ्टर रिपेयर 1000 या 150 यूनिट बनाने लग गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। क्या बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, या लाइफ बढ़ गई, या मशीन में और कुछ एक्सटेंशन आ गए हैं, ठीक है। तो वो सारे खर्चे, अब मुझे बताओ, आप मशीन की कैपेसिटी बढ़ा दे रहे हो, कैपेसिटी चेंज कर दे रहे हो, उसका बेनिफिट फ्यूचर कोर्स ऑफ ईयर्स में आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये 1 साल के लिए, नहीं। तो ऐसा काइंड ऑफ रिपेयर को क्या आप रेवेन्यू ट्रीट करोगे, नहीं। क्या ट्रीट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रिपेयर्स या जिस तरीके का खर्चा, अभी इधर रिपेयर्स तो एक एग्जांपल है, जिस तरीके का खर्चा जिसका पर्पस ये है कि उसका खर्चा करने के वजह से मेरे जो एसेट की कैपेसिटी चेंज हो, या उसका जो बेनिफिट है मुझे कुछ और सालों तक मिले, ऐसा जो खर्चा अगर होगा वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा, इफ नो प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं है, जैसे कि नट बोल्ट टाइट किया मैंने, नट बोल्ट जो मेरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनको टाइट किया, फर्नीचर एंड फिटिंग किया, नॉर्मल फिटिंग, फर्नीचर फिटिंग, नॉर्मल फिटिंग, नॉर्मल रिपेयर। अब नॉर्मल रिपेयर के वजह से क्या आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है क्या, नो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ता है क्या आपका, मैं नॉर्मल नट बोल्ट सब टाइट करके आ गया, तो क्या 100 यूनिट की जगह पे जो उसकी कैपेसिटी है, क्या वो 150 यूनिट देगा, बताओ, 150 यूनिट देगा, नहीं ना। समझ में आ रहा है, अभी जो बाइक सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल सकता है, मैं उसको अगर साफ करके दे दूंगा तो क्या वो 200 स्पीड से थोड़ा ना चलेगा, मैक्सिमम जो उसका स्पीड है उतना ही जाएगा वो, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी वो रिमेन्स द सेम, नो चेंज इन द एसेट। उस केस में ऐसे टाइप ऑफ रिपेयर क्या होंगे आपके, रेवेन्यू नेचर के। कौन से नेचर के हैं, रेवेन्यू नेचर के, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। एक सेकेंड, हाँ, इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग, मतलब है इसका
कि जो खर्चा करने की वजह से रेवेन्यू कब तक जनरेट होगा। अगर सेम अकाउंटिंग पीरियड तक जनरेट होगा, सेम अकाउंटिंग पीरियड तक जनरेट होगा तो क्या होगा, रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट मुझे एक साल ही मिलने वाला है। और अगर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड अगर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम इधर देख रहे हैं, अरे जिसका बेनिफिट या रेवेन्यू जनरेशन कितने सालों तक आएगा। मशीन मैंने ले ली, अब उसमें प्रोडक्शन कर रहा हूं, बेच रहा हूं, कर रहा हूं, बेच रहा हूं, कर रहा हूं, बेच रहा हूं, 1 साल 2 साल 3 साल। इफेक्टिव रेवेन्यू जनरेटिंग, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, वेयरएज रिपेयर्स कर दिए, नट बोल्ट टाइट कर दिया, उसका क्या बेनिफिट हो, तो रन कर रहा है तभी का तभी उसी साल में आएगा, बस और क्या। ओके, क्लियर, ठीक है ना। फिर इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट वो चीज है जहां पे देखना है कि सिंपली बिकॉज मुझे एक चीज का बेनिफिट कुछ सालों तक मिल रहा है लेकिन वो खर्चा मेरे लिए मटेरियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगाते हैं, 3000 का आता है। ठीक है, मेरी 3 लाख करोड़ की टर्नओवर होती है बिजनेस की, क्या मेरे लिए 3000 का एसेट मायने रखता है? भले मुझे उसका बेनिफिट जो है ना कई सालों तक आने वाला है, हार्ड डिस्क थोड़ा खराब हो जाती है, कम से कम 1 2 साल 3 साल तो आएगा, तो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड ईयर हो गया, करेक्ट। तो क्या मैं उसको कैपिटल एसेट ट्रीट करूंगा? नहीं, उधर मैं देखूंगा कि मेरे लिए मटेरियल है कि नहीं, कि मैं उसका रेवेन्यू में डाल के निकाल दूं, कि मैं उसका रखूँ। अभी छोटी इंडस्ट्री तो उसके लिए हार्ड डिस्क भी भाई हार्ड डिस्क है, मैं इसको कैपिटल एसेट ट्रीट करूंगा या फिक्स एसेट ट्रीट करूंगा। लेकिन जिसकी इतनी बड़ी टर्नओवर है उसके लिए छोटा एक्सपेंस इज नॉट मटेरियल, वो लोग क्या करेंगे, उसके एक्सपेंस आउट कर देंगे, यानी रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। सो डिपेंड ऑन दी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके लिए वो मटेरियल है तो आप क्या करोगे, उसको ट्रीट करोगे एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज यू विल ट्रीट इट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो जो मैंने एग्जांपल लिया हार्ड डिस्क का, उससे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके ना। अब ये हर चीज में ना सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो फॉलो करने पड़ते हैं, बट एक चीज है, जैसे कि मैं बार बार रेवेन्यू बोल रहा हूँ, जहाँ पे रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर है तो उसका वन अकाउंटिंग पीरियड में जो बेनिफिट आ रहा है उसका मतलब है रेवेन्यू इनकम भी जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू इनकम भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी जो खर्चा किया है उसके अगेंस्ट इनकम भी हमने उसी साल में ले लिया। ठीक है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे बुकिंग होती है, समझ गए। हम और भी प्रिंसिपल्स वगैरह वो सब पढ़ने वाले आगे, बट फिलहाल के लिए आपका जो अभी ये जो दिए ना, नेचर ऑफ बिजनेस, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर, इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग एंड मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये these are the indicators on basis of which you will decide whether it is revenue or capital. These are the indicators on the basis of this you will decide whether जो खर्चा किया वो रेवेन्यू है कि कैपिटल है। समझ में आ रहा है? देखिए